किसका मैसेज आया है जी? सर रिकॉर्डिंग ऑन नहीं है, थैंक यू। बोल दो यार बीच में यदि हम नहीं कर रहे हैं तो। फाइन, रिकॉर्डिंग ऑन नहीं किए थे क्योंकि डाउट दे रहे थे। फाइन, चलिए आते हैं इम्बाइबिशन पे, है ना। इम्बाइबिशन इज adsorption followed by absorption on solid substance. Fine, it is the phenomenon of adsorption followed by absorption over solid surface, solid body. फाइन, इसी को हम लोग इम्बाइबेशन कहते हैं। ठीक है, जो सॉलिड सरफेस होता है उसको हम लोग इम्बाइबेंट कहते हैं। सॉलिड सरफेस which receives the liquid, ठीक है, इसको हम लोग कहेंगे इम्बाइबेंट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड इम्बाइबेंट। क्वेश्चन आता है, ठीक है। एग्जाम्पल ये हो जाएगा वुड, ठीक ना। वुड कहने का मतलब वुड के अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। सेल्यूलोज हो सकता है, स्टार्च हो सकता है ना। अगार अगार हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है। फाइन, इस तरीके से अगार 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 क्या होता है पता है आपको? अगार, हाँ, अगार अगार हाइड्रोक्लोराइड, प्रोटीन, स्टार्च एंड सेल्यूलोज ठीक ना। ये रेंज है इम्बाइबेंट के, ठीक है। रेंज इम्बाइबेंट property of some molecules, है ना। तो सबसे ज्यादा अच्छा इम्बाइबेंट कौन है जी? सबसे अच्छा इम्बाइबेंट कौन है यहाँ पे? अगार अगार है। फाइन, ये मैक्सिमम पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, सही बात है। प्रोटीन उससे कम, स्टार्च उससे कम, सेल्यूलोज सबसे कम पानी को एब्जॉर्ब करता है। फाइन, चलिए इम्बाइबेंट हो गया। और जो मटेरियल, जो लिक्विड मटेरियल सॉलिड के अंदर चला गया उसको क्या कहेंगे? द लिक्विड मटेरियल which has entered the solid surface उसको कहेंगे हम लोग इम्बाइबेट। ठीक है, स्पेलिंग देखेंगे जरा इम्बाइबेंट का और इम्बाइबेट का। ओके, बार बार क्वेश्चन आता है व्हाट इज इम्बाइबेंट एंड व्हाट इज इम्बाइबेट। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, जैसे कि मैंने कहा था आप लोग को लास्ट क्लास में, इम्बाइबेशन के चलते, ठीक है, ठंडियों के मौसम में, बरसात के मौसम में खिड़कियां दरवाजा खोलना मुश्किल हो जाता है, बंद करना मुश्किल हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि इम्बाइबेशन के चलते वॉल्यूम बढ़ जाता है। इम्बाइबेशन लीड्स टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। ठीक है,
ठीक है, चेंजेस ऑकर्स ड्यू टू इम्बाइबेशन। मैं लिख रहा हूँ कुछ चेंजेस occurs due to imbibition। पहला, इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, इम्बाइबेशन के चलते जो सरफेस इम्बाइबेशन करता है ना, उसका वॉल्यूम बढ़ता है। ध्यान रखेंगे, जैसे कि आप चने को डालोगे पानी में तो वाटर इम्बाइब करेगा और उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। फाइन। And during imbibition, the imbibant releases heat outside its body। Fine। During imbibition, ये भी important है। The imbibant releases heat from its body। ठीक है, from it। ठीक है ना, इसके अंदर से हीट बाहर निकलता है, जिसको हम लोग कहते हैं हीट ऑफ इम्बाइबेंट। और हीट ऑफ वेटिंग भी कहते हैं। वेटिंग, वीटिंग, वीटिंग कहेंगे इसको। फाइन। इम्बाइबेशन के चलते इम्बाइबेंट के अंदर प्रेशर भी क्रिएट होता है, जिसको हम लोग इम्बाइबेशन प्रेशर या मैट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। ड्यू टू दिस फेनोमेनन, ठीक ना, इम्बाइबेशन प्रेशर, इम्बाइबेशन pressure increases inside the imbibant। फाइन। इम्बाइबेशन प्रेशर को हम लोग मैट्रिक पोटेंशियल भी कहते हैं। ध्यान देंगे, कहीं कहीं पे मैट्रिक्स पोटेंशियल भी लिखा हुआ रह सकता है इंस्टेड ऑफ इम्बाइबेशन प्रेशर। इम्बाइबेशन is also known as matrix potential। फाइन, इसको मैट्रिक्स पोटेंशियल भी कहते हैं। और ये मैट्रिक्स पोटेंशियल बहुत ही जरूरी है कुछ कुछ सीड्स के लिए इन ऑर्डर टू ग्रो। फाइन, ध्यान से सुनेंगे, ये मैट्रिक्स पोटेंशियल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुछ कुछ पौधे को ग्रो करने के लिए। कैसे? इम्बाइबेशन प्रेशर के चलते सीड कोट पे प्रेशर एक्सर्ट होता है, सीड कोट बर्स्ट कर जाता है, जिसके चलते प्लीम्यूल और रेडिकल आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, इम्बाइबेशन प्रेशर सीड के अंदर जनरेट होने वाला जो क्या बोलेंगे वैल्यू है, ठीक ना, जो मैग्नीट्यूड वैल्यू है दैट इज 1000 बार, है ना। इतने अमाउंट में प्रेशर क्रिएट होता है सीड के अंदर ड्यू टू इम्बाइबेशन। 1000 bar pressure is created in some seed।
which ruptures the seed coat, जो seed coat को rupture करता है. Rupturing enables the plumule and radicals to come out. Plumule क्या होते हैं? जिस पार्ट से शूट ग्रो होता है. हाँ, come out of seed. फाइन, ये हो गया. एक और एप्लीकेशन है इम्बाइबिशन का. ठीक है, पुराने समय में बड़े बड़े चट्टानों को तोड़ने के लिए, बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए इम्बाइबिशन का इस्तेमाल किया जाता था. हाउ, कैसे? फॉर एग्जाम्पल ये पहाड़ है, ठीक ना, और इसमें कहीं छोटा सा सर्विक्स प्रेजेंट है. सर्विक्स का मतलब होगा छोटा दरार प्रेजेंट है यदि कहीं पे, है ना. तो क्या करते हैं, इन दरार में लकड़ी ठूस दिया जाता है. सूखा लकड़ी इसके अंदर ठूस दिया जाता है गर्मी के समय में, ठीक ना. इसके अंदर हम वुड ठूस देते हैं. फाइन, इस तरीके से. अब जैसे ही रेनी सीजन आएगा, है ना, रेनी सीजन के दौरान क्या होगा, बारिश होगा, यहाँ पे बारिश होगा तो ये लकड़ी वाटर इम्बाइब करेगा, और इम्बाइब करने के चलते ये अपना वॉल्यूम बढ़ाने की कोशिश करेगा, इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा ना. तो ये एग्जर्ट करेगा प्रेशर अपने आसपास, जिसके चलते ये रॉक और अंदर की ओर टूटते चले जाएंगे, है ना. तो इसका एप्लीकेशन ये भी है ना. Imbibition pressure is used to break the boulders, rocks in early days. फाइन. चलिए एक चीज और बताते हैं. आप लोग पढ़ोगे क्लास 12 में सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना. उसमें पढ़ाया जाएगा आप लोग को कि कैसे पहाड़ी इलाका पे, चट्टान पे वेजिटेशन ग्रो करता है ना. उसको हम लोग कहते हैं ज़राक सक्सेशन. तो उसमें हम ये पढ़ते हैं कि पहले वहां पे छोटा मोटा एल्गी ग्रो करेंगे, है ना, लाइकेंस ग्रो करेंगे. ओके, पहले लाइकेंस ग्रो करता है, उसके बाद फिर आएगा एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेट्रोफाइट्स, इस तरीके से आते हैं. ओके, तो होता क्या है, जो लोअर प्लांट्स होते हैं, जो लोअर एल्गी होते हैं, वो अपना रूट सिस्टम का तरह स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करते हैं, है ना, जो कि पहाड़ों को तोड़ने के काम में आते हैं, है ना. वो छोटा छोटा रूट उनका अ, पहाड़ों के छोटे छोटे पोर्स के अंदर चला जाता है. इम्बाइबेशन प्रेशर क्रिएट होता है, जिसके चलते वो होल और बड़ा होता है. तो ये फिनोमेनन चलते रहता है हजारों साल तक. अल्टीमेटली वहां पे सोइल का डेवलपमेंट हो जाता है. जैसे कि विदरिंग, विदरिंग में आपने पढ़ा होगा कि कैसे सोइल बनता है. फाइन. तो पेड़ के जड़ों के चलते भी, इम्बाइबेशन प्रेशर के चलते भी विदरिंग हो सकता है थोड़ा बहुत. हम्म 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 हम्म. This phenomenon is used to break the boulders and rocks over mountain, है ना. ओके, during rainy season, wooden doors
है ना, वॉल्यूम बढ़ चुका है इसलिए ऑपरेट करना डिफिकल्ट होता है। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन और इम्बाइबेशन में क्या डिफरेंस है? क्या है डिफ्यूजन और इम्बाइबेशन में? इम्बाइबेशन में क्या डिफरेंस हाँ, है? डिफ्यूजन होता है तुम्हारा सॉलिड लिक्विड गैस मॉलिक्यूल्स का, लेकिन इम्बाइबेशन में सिर्फ लिक्विड मॉलिक्यूल का ही फिनोमेनन होना है। फाइन, ओनली लिक्विड विल कम इनटू प्ले इन केस ऑफ इम्बाइबेशन। फाइन, और चूंकि इम्बाइबेशन हो रहा है ऐसे ऐसे जगहों पे जहां पे सरफेस प्रेजेंट है। फाइन, जैसे कि लकड़ी के अंदर इम्बाइबेशन हो रहा है, चने के अंदर हो रहा है, हम किशमिश को भिगा के रख रहे हैं तो उसके अंदर इम्बाइबेशन हो रहा है, आलमंड को भिगा के रखते हैं तो उसके अंदर इम्बाइबेशन हो रहा है ना। लेकिन पानी के अंदर यदि ड्रॉप ऑफ इंक डाल रहे हो तो उसको हम लोग इम्बाइबेशन नहीं कहेंगे, उसको डिफ्यूजन कहेंगे। फाइन, ओके, आप ये बोल सकते हो इम्बाइबेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, कहने के लिए तो कहा ही जाता है ना। इम्बाइबेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन, नॉर्मल डिफ्यूजन से अलग है, इसमें सिर्फ पानी ही आता है कम इनटू प्ले। ठीक है, जैसे ऑस्मोसिस के लिए भी सेम डेफिनेशन में बताया था, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। इम्बाइबेशन भी स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन है जिसमें सिर्फ लिक्विड ही आता है कम इनटू प्ले एक्शन में, एंड दिस इज एडजॉर्प्शन फॉलोड बाय एब्जॉर्प्शन, है ना। पहले सरफेस पे होगा, उसके बाद हो सकता है अंदर की तरफ जाए पानी। लेकिन ऑस्मोसिस में क्या होता है, अंदर की तरफ एकदम एज अंदर वाले जगह पे ही जाएगा, बाहर ही नहीं रह जाएगा सिर्फ। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा डिफरेंसेस है इम्बाइबेशन, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में। आगे बढ़े। Yes. चलिए नेक्स्ट करते हैं हम लोग मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन प्लांट। नया हेडिंग है, ठीक है, नया टॉपिक है। मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन प्लांट, है ना। तो प्लांट के अंदर मटेरियल्स का मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है ना। एक होता है डिफ्यूजन प्रोसेस से और एक होता है बल्क मूवमेंट। फाइन, ध्यान से सुनेंगे। पौधे के अंदर मटेरियल्स का मूवमेंट दो तरीके से हो सकता है। फाइन, और ये दो तरीका हम कहते हैं क्योंकि कुछ चीजों को छोटे डिस्टेंस तक ट्रांसफर करना होता है और कुछ चीजों को बहुत दूर डिस्टेंस तक पहुंचाना होता है। फाइन, जो कम जगह मतलब कि कम दूरी तक चीजों को पहुंचाना होता है तो वो प्रोसेस मात्र डिफ्यूजन से हो सकता है। फाइन, लेकिन यदि चीजों को बहुत दूर तक पहुंचाना है, जैसे कि जड़ से, ठीक है, पौधे के तने तक पहुंचाना है, तब सिर्फ डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, वहां पे स्पेशल टाइप ऑफ ट्रांसफर होना होता है ना। तो उसको हम लोग स्टडी करते हैं मास फ्लो मूवमेंट के अंदर। फाइन, substance in plant by diffusion, ठीक है, बाय डिफ्यूजन। सो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है, ठीक है ना, ये होता है सिर्फ छोटे जगहों के लिए, है ना। दिस स्टेप और दिस phenomenon
is applicable for short distance है ना, शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है और इसकी जो स्पीड होती है बहुत ही कम होती है. Its speed is very slow. ठीक है, वेरी स्लो. ठीक है, कितना स्लो है, जैसे कि 50 माइक्रोमीटर डिस्टेंस ही फॉलो कर पाएगा इन 2.5 सेकेंड्स. ये इसका स्पीड हुआ है ना. 2.5 सेकेंड्स में है ना 50 माइक्रोमीटर ही वाटर ये मटेरियल्स का मूवमेंट हो पाएगा. ठीक है, ये इसका स्पीड रहा. और मटेरियल्स का मूवमेंट होता है, मटेरियल्स moves through cytoplasm due to cytoplasmic streaming. ठीक है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के चलते है ना ये प्रोसेस हो रहा है. ओके, तो ये फेनोमेनन भी जरूरत होता है पौधे के लिए. फाइन, दो इट्स स्पीड इज वेरी less, though it takes place due to cytoplasmic streaming. Beside this phenomenon is necessary for plant. है ना. एक दूसरा मेथड है बाय बल्क मूवमेंट phenomenon, है ना. This phenomenon is applied for long distance movement of materials inside the plant. This phenomenon is applicable for in long distance. और ये होता है due to positive and negative pressure developing in shoot root, है ना, इसके चलते होता है. ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं किस तरीके से वाटर और मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है सोइल से जाइलम के अंदर. ठीक है, जाइलम के अंदर.
जाने टाइम में 100 कितना दिया +1 ऑर्डर चल रहा है हां Pathway for the movement of material. नहीं पहले ना ऊपर उठते हैं वहां से बिना वहां से प्रिंस पड़ है उसका इधर ही ओके चलिए पाथवे हम बता रहे हैं सोइल से कैसे वाटर और मिनरल्स है ना जाइलम तक पहुंचता है। पहले जाइलम तक पहुंचा देते हैं, उसके बाद जाइलम से हम लीफ तक लेके जाएंगे वाटर एंड मिनरल्स को। फाइन ओके तो इस चीज को पढ़ने के लिए थोड़ा आपको जानना होगा एनाटॉमी ऑफ रूट। ठीक है रूट का एनाटॉमी ठीक है ना रिकॉल करेंगे हम डायग्राम बना रहे हैं यहाँ पे है ना रिकॉल करेंगे आप लोग भी। Okay, the outer part of the root is called what? ज्योत्सना ठीक है रूट Root का जो hair. बाहरी पोर्शन रहेगा रूट हेयर रहेगा फाइन। और राइजोडर्मिस ठीक है ना राइजोडर्मिस कहेंगे ये क्या हो जाएगा द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट Root hair. द इलोंगेटेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड रूट हेयर। क्या ये सिंगल सेल है या मल्टी सेलुलर है? रूट हेयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट Single cell. सिंगल सेल या मल्टी सेलुलर? सिंगल सेल है फाइन। ये हो गया आपका राइजोडर्मिस फाइन। फाइन राइजोडर्मिस ये हो जाएगा रूट हेयर। ये रूट हेयर हो गया फाइन। यहाँ पे सोइल ठीक है सोइल है फाइन दिस इज सोइल। ओके कैन यू टेल मी एपिडर्मिस के बाद कौन सा लेयर आना है? एपिडर्मिस के Cortex. बाद कौन सा लेयर आना है या ज्योत्सना? हाँ हाँ क्या बोल रहे हो कॉर्टेक्स फाइन। इसके बाद कॉर्टेक्स आना है। रुको इसको भी थोड़ा बड़ा बनाते हैं। फाइन कॉर्टेक्स कॉर्टेक्स this is cortex region इस तरीके से है ना। कॉर्टेक्स रीजन मल्टीपल लेयर में होगा। मैं 2 ही 3 लेयर बना रहा हूँ यहाँ पे फाइन ओके फाइन। इसके बाद कौन सा लेयर आना है? ये कॉर्टेक्स रीजन हो गया। Endodermis. हाँ या हाँ हाँ क्या बोल रहे हो ज्योत्सना? Endodermis. कौन सा डर्मिस? ओके एपिडर्मिस एंडोडर्मिस एंडोडर्मिस आना है फाइन। यहाँ पे ध्यान देना आप लोग को ये इंपॉर्टेंट है। दिस इज द एंडोडर्मिस रीजन। बैरल शेप सेल स्टार्च शीथ भी कहते हैं इसको। रिकॉल करेंगे जरा है ना। ये हो गया आपका एंडोडर्मिस। क्या खासियत है एंडोडर्मिस का? कैन एनीबॉडी से व्हाट इज Hesperian द seed. स्पेशलिटी ऑफ दिस एंडोडर्मिस? क्या 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 मिली बताएंगे आप? Casparian strip. क्या स्पेशलिटी है एंडोडर्मिस? या ठीक ना यहाँ पे एंडोडर्मिस के पास एक
स्ट्रिप प्रेजेंट है जिसको कहते हैं हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप. फाइन. एंड द फंक्शन ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप ऑलरेडी आई हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस सेक्शन. साइटोलॉजी वाले चैप्टर में बता चुके हैं, यहाँ पे भी बताएंगे हम. फाइन. कैस्पेरियन स्ट्रिप. अब समझो कि जैसे ईंट है ना, उस ईंट को हम लॉन्गिट्यूडनली बांध रखे हैं. फाइन. ठीक है, ये हो गया कैस्पेरियन स्ट्रिप. ठीक है, कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद क्या आना है? कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद कैस्पेरियन स्ट्रिप के बाद क्या आएगा? ज्योत्सना, पेरिसाइकिल. एक और लेयर. हाँ हाँ, पेरिसाइकिल. ठीक है, पेरिसाइकिल. पेरिसाइकिल के बाद कम ऑन, पेरिसाइकिल के बाद कौन सा लेयर? फ्लोएम. फाइन. फ्लोएम. दिस इज फ्लोएम. फ्लोएम रीजन. ठीक है, फ्लोएम रीजन के बाद क्या आना है? कुछ नाश्ता पानी दो. नाश्ता पानी दोनों करके फ्लोएम रीजन के बाद एलम. फ्लोएम रीजन के बाद यस, जाइलम. ठीक ना, दिस इज जाइलम टिश्यू. फाइन. ओके, इस तरीके से. तो ये हम यहाँ पे एनाटॉमी बना दिए ऑफ रूट. एनाटॉमी ऑफ रूट. फाइन. अब देखते हैं वाटर का मूवमेंट होता कैसे है. फाइन. तो यहाँ पे वाटर का मूवमेंट दो तरीके से होता है. एक होता है लिविंग सिस्टम के थ्रू और एक होता है नॉन लिविंग सिस्टम के थ्रू. फाइन. ठीक है, चलिए एक प्रोसेस, एक स्टेप में ऐसा बता रहा हूँ जहाँ पे वाटर का मूवमेंट होगा थ्रू लिविंग सिस्टम. ठीक ना, थ्रू लिविंग सिस्टम. ओके, ये पाथ देख पा रहे हो? ये पाथ आप लोग देख पा रहे हो? हेलो. यस सर. ओके, फाइन. फाइन. ओके, इस पाथ को हम लोग कहेंगे सिम्प्लास्ट. सिम्प्लास्ट पाथवे. ठीक है, सिम्प्लास्ट पाथवे ऐसा पाथवे है स्टार्टिंग से ही वाटर एंड मिनरल्स का पैसेज होने हैं लिविंग सिस्टम के थ्रू. फाइन. अनदर पाथवे इज कॉल्ड एपोप्लास्ट पाथवे. ठीक है, एपोप्लास्ट पाथवे शब्द सुने हो कभी? एपोप्लास्ट. एपोप्लास्ट. ठीक है, सेल वॉल एपोप्लास्ट के पाथवे. थ्रू जो होता है. सो एपोप्लास्ट, यस, वेरी गुड. एपोप्लास्ट मींस नॉन, क्या बोलेंगे, नॉन लिविंग कंपोनेंट के थ्रू मिनरल्स का पैसेज होना, वाटर का पैसेज होना. तो नॉन लिविंग कंपोनेंट कौन सा है यहाँ पे? सेल वॉल है ना. तो देखेंगे यहाँ पे सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस जो है ना, वहां से होते हुए ये पहुंचता है एंडोडर्मिस तक. लेकिन जैसे ही एंडोडर्मिस आ जाता है, बीच में तो आ गया कैस्पेरियन स्ट्रिप, और कैस्पेरियन स्ट्रिप सेल वॉल का पार्ट है. तो ये पानी को तो अलाउ नहीं करेगा बिकॉज इट इज इम्पर्वियस टू वाटर. तो मजबूरन इस पाथवे को फॉलो करना पड़ता है, ये वाला पाथवे. फाइन. ओके, एंडोडर्मिस जगह पर आते ही ये पाथवे फॉलो करने लगता है सिम्प्लास्ट. फाइन. ये वाटर जितने भी एब्जॉर्ब हुए हैं, मिनरल्स जितने भी एब्जॉर्ब हुए हैं ये, है ना, अब ये चले जाते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ एंडोडर्मिस में. फाइन. और दूसरे तरफ से
ये निकलेंगे यहाँ से और फिर से ये भी सिम्प्लास्ट पाथवे फॉलो करते हुए जाइलम तक पहुंच जाते हैं। समझ में आया? समझ में आया Yes, sir. या फिर से रिपीट Yes, करूं sir. मैं? वेरी गुड, चलिए। ओके ओके ओके, गुड गुड गुड। तो चलिए मैं यहाँ पे इसको डिफाइन कर दे रहा हूँ, लिख दे रहा हूँ, है ना, सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट दोनों के बारे में। सिम्प्लास्ट पाथवे, क्यों कर इसे मोबाइल लगा दो। मुझे तो नहीं पता नहीं कौन सी किसी ठीक है। साइटोप्लाज्म होते हुए निकलेगा सिम्प्लास्ट पाथवे के केस में, और एपोप्लास्ट के केस में, ठीक ना। डॉक्टर बना गया है, ये रिपोर्ट क्या जो गलत बोल रहा है क्या? द मूवमेंट ऑफ मटेरियल occurs through नॉन सेलुलर, या फिर बोलेंगे थ्रू डेड कंपोनेंट। ठीक है, डेड कंपोनेंट, which part of the cell is dead? That is cell wall, है ना। आफ्टर रीचिंग, ये इंपॉर्टेंट है, आफ्टर रीचिंग the endodermis, that is कहाँ? कैस्पेरियन स्ट्रिप, है ना। It too follows सिम्प्लास्ट पाथवे। समझ गया? कोई डाउट यहाँ पे? थोड़ा ऊपर किसी को करिए कुछ ना। डाउट है सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट? हाँ ठीक है, चल ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है ये? Yes, sir. ओके ठीक है, कॉपी करें जल्दी से, इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन बनता है यहाँ से। पानी छिलका एलोवेरा लगाओ, आलू के छिलका, एलोवेरा लगाओ ना, आलू के छिलका, एलोवेरा ठंडा पानी। मौसमी लगा है। गुंजा मसी वही पढ़ाई करना। खत्म हो गया हमारा एग्जाम। अच्छा, इन दोनों में से बताएंगे सिम्प्लास्ट पाथवे और एपोप्लास्ट पाथवे में स्पीड कौन सा होगा जी? कौन किस केस में पानी फास्टर रेट से मूव करेगा, एपोप्लास्ट टाइप में या सिम्प्लास्ट टाइप में? डायग्राम देख के बनाएंगे, डायग्राम देख के बताओ किस केस Sir, में पानी का एपोप्लास्ट। मूवमेंट फास्ट होगा, एपोप्लास्ट या सिम्प्लास्ट? एपोप्लास्ट में, एपोप्लास्ट में, वेरी गुड। क्यों? रीजन क्या है? बीच में कोई बैरियर नहीं है, बहुत सारा बैरियर आएगा। ओके वेरी गुड। रेजिस्टेंस कम है यहाँ पे, इसीलिए, है ना, बैरियर कम है। यहाँ पे देखो पूरा साइटोप्लाज्म को क्रॉस करके जाना पड़ेगा ना, इन दिस केस ये पूरा साइटोप्लाज्म को क्रॉस करते हुए जाना पड़ेगा, है ना। लेकिन यहाँ पे सिर्फ वॉल, ये यहाँ पे बीचों बीच से निकल जाना, गली होते हुए निकल जाना है ना। तो यहाँ पे कम रेजिस्टेंस इनकाउंटर होता है इन केस ऑफ, कहाँ है सिम्प्लास्ट का, सिम्प्लास्ट का है रेजिस्टेंस इज, इसमें हाई होगा ना जी,
resistance is high, so the movement is slow, है ना। इसके केस में क्या होता है, resistance is low, so the movement is high. मोबाइल लेने जाते हैं कनेक्ट कर लो। ना हाँ ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़ रहा हूं मैं। फाइन, ओके। अगला स्टेप बता रहा हूं, जो जाइलम के अंदर पानी गया, जाइलम के अंदर जो पानी गया वो दो मेथड से जा सकता है, एक्टिव मेथड से और पैसिव मेथड से। फाइन, तो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव मेथड एंड पैसिव मेथड ऑफ मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सॉइल टू जाइलम। फाइन, ओके। और कैसे जाएगा हम ये बता दिया, ठीक है। कौन सा पाथवे फॉलो होगा मैंने अभी बताया, और ये होता कैसे है, ठीक ना। कौन से एनर्जी इन्वॉल्व है इसमें, वो डिस्कस करने वाला हूं मैं भी। फाइन, ये तो पाथवे था, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है पाथवे, ठीक है। हाउ, अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं हाउ द मटेरियल फ्रॉम soil to xylem, how the material from soil to xylem, how the materials reaches, ये ज्यादा सही रहेगा, reaches xylem from soil। कैसे, है ना। तो इसका आंसर होगा it occurs by two processes, ठीक ना। पहला हो जाएगा पैसिव प्रोसेस और दूसरा हो जाएगा एक्टिव प्रोसेस, ठीक ना। तो मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे पैसिव ट्रांसपोर्ट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट इन जनरल। फाइन, ये गांठ बांध लेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट इन जनरल, ठीक है। हियर आई विल टॉक अबाउट द पैसिव ट्रांसपोर्ट इन रूट, ठीक ना, इन प्लांट, in order to move the water or minerals from soil to xylem, है ना। हम ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन वाला केस में हम डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पे। फाइन, चलिए आते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट और एक्टिव ट्रांसपोर्ट। के 90% जो मटेरियल का मूवमेंट होता है ना, वो पैसिव से ही होता है। 90% द मटेरियल are moved by this process, ठीक ना। it participate only 10%। स्पेलिंग देखेंगे,
ओनली 10%। फाइन, क्योंकि हम यहाँ पे एक्टिव लिख रहे हैं तो यहाँ पे एनर्जी चाहिए ऑब्वियसली, एटीपी इज नीडेड, ठीक ना। यहाँ पे नो एटीपी इज नीडेड, ठीक है, यहाँ पे कोई एटीपी नहीं चाहिए। ओके, चलिए, है ना। पैसिव के केस में वाटर एंड मिनरल्स का मूवमेंट होता है बिकॉज ऑफ फोर्स क्रिएटेड इन शूट, ठीक ना, ध्यान से सुनेंगे। पैसिव ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट हो पाता है क्योंकि स्टेम के अंदर, शूट के अंदर एक फोर्स क्रिएट होता है, फाइन, और वो फोर्स पानी को, मिनरल्स को खींच लेता है अपने तरफ। ओके, लेकिन एक्टिव के केस में क्या होता है, रूट काम करता है, ठीक ना, रूट को काम करना पड़ता है वाटर एंड मिनरल्स को अपने अंदर खींचने के लिए। ठीक है, एब्जॉर्ब बाय द रूट इंपॉर्टेंट है, लेकिन पैसिव के केस में वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू रूट, कहने का डिफरेंस है, ठीक ना। हियर द वाटर इज एब्जॉर्ब थ्रू रूट, है ना। द फोर्स बिहाइंड दिस is generated is generated in stem, ठीक ना। और यहाँ पे फोर्स to receive the materials are created by root, है ना। रूट को क्रिएट करना पड़ता है फोर्स, है ना, रूट को फोर्स क्रिएट करना पड़ता है यहाँ पे एनर्जी खर्च करके, तब जाके मटेरियल्स का मूवमेंट होता है रूट के अंदर, फाइन। लेकिन पैसिव के केस में क्या हो रहा है, ऑलरेडी सम फोर्स इज जनरेटेड इनसाइड द शूट, जिसके चलते पानी और मिनरल्स खींचे चले आ रहे हैं, डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। Directive principle of states policy was the key person. DPCS. Directive policies of states. How many articles are there in the directive policies? Direct policies. ओके, और क्या बता दे इसमें एक्टिव और पैसिव में, एक्टिव और पैसिव में this much will do. Fundamental right to article from which article to which article or line. सर 18 to correct. हाँ जी बोलो। 18 to सर ये जो पैसिव ट्रांसपोर्ट में जो फोर्स क्रिएट होता है स्टेम से, हाँ, सर वो उस फोर्स का कुछ ट्रांसपिरेशन पुल से लेना देना है क्या? यस यस यस, वही तो है, ट्रांसपिरेशन से ही लेना देना है, यही तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। ड्यू टू दिस प्लांट विल शो स्लो ट्रांसपिरेशन,
इकोनॉमी किसी हो गया और हाँ ठीक है चलेगा इतना, है ना। यहाँ पे this allows to follow more transpiration, या फिर ये कह सकते हैं हम लोग more transpiration leads to higher passive absorption. Fine. Now अभी हम explanation देंगे इसका, ठीक है। explanation देंगे मूवमेंट का, पैसिव एब्जॉर्प्शन का और एक्टिव एब्जॉर्प्शन का। Shall I? यस सर। ओके चलिए डिस्कस करते हैं। स्टिल वी हैव 15-17 मिनट्स टाइम। फाइन, मैकेनिज्म फॉर पैसिव मूवमेंट। क्या बता वंशिका का है, वंशिका को बुलाओ, वंशिका को बुलाओ। मैकेनिज्म फॉर ओके पैसिव। चलिए देखते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से पैसिव मूवमेंट होता है पानी में रोड्स के अंदर। An economic is a system that provides people with a means to walk. Say this is a plant. Fine. Consider this is a plant और ये रहा इसका पत्ता। चलो कुछ इस तरीके से लीफ इसका क्रिएट कर दिए हम, है ना। ओके दिस इज लीफ लीफ लीफ। ओके शूट रीजन हो गया और नीचे वाला रूट रीजन हो गया। है ना, शूट, दिस इज रूट, और ये है सोइल। फाइन, ये सोइल है। ओके दिस इज एटमॉस्फेयर, है ना। ओके स्टार्ट करते हैं। द वाटर पोटेंशियल फॉर एटमॉस्फेयर इज, है ना, पानी का वाटर पोटेंशियल क्या, एटमॉस्फेयर का वाटर पोटेंशियल क्या है जी, कम है या ज्यादा है? ठीक है, एटमॉस्फेयर का वाटर पोटेंशियल है -1000 बार। कम है, बहुत कम है, मतलब एटमॉस्फेयर के पास पानी बहुत कम है। ह्यूमिडिटी पढ़ते होंगे आप लोग, 3%, 4%, 30%, 60% बारिश के समय में, है ना। ओके ठीक ना, ये समझेंगे। ओके सो एटमॉस्फेयर की वाटर पोटेंशियल है -1000 बार। हम जानते हैं लीफ के पास मेसोफिल सेल्स होते हैं, ठीक है, दीज आर मेसोफिल सेल्स, है ना, मेसोफिल सेल्स, और यहीं पे कहीं पे स्टोमाटा प्रेजेंट है। फाइन, इस टाइम पे the water potential of these mesophyll cells are something around 30 minus 30 bar, है ना। water potential of what, mesophyll cells,
है ना, मेसोफिल सेल्स का वाटर पोटेंशियल 30 बार है। तो हमें बताएंगे वाटर पोटेंशियल कहां पर ज्यादा है। सीधा डायग्राम एंड से वाटर पोटेंशियल कहां पर ज्यादा है मेसोफिल सेल्स में। एट दिस मेसोफिल पॉइंट। सेल्स। हाँ हाँ, वेयर मेसोफिल सेल्स के इंटरस्टिशियल स्पेसेस में ज्यादा है। फाइन, सो वेयर द वाटर विल मूव, वेयर द वाटर विल मूव ऑब्वियसली फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, है ना। तो यहाँ पे पानी का मूवमेंट कहां से कहां हुआ, है ना, एटमॉस्फेयर के पास गया, कहां से, मेसोफिल से। फाइन, ठीक है, ये था 1000, ये था -30। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, ये कौन सा रीजन है, शूट रीजन है ना, ये शूट रीजन है। फाइन, ठीक है, और शूट रीजन में वाटर पोटेंशियल का वैल्यू है -10 बार, ठीक है, -10 बार। तो अब बताएंगे पानी का मूवमेंट कहां से कहां होगा। हाँ हाँ, शूट से मेसोफिल कैन यू टेल मी। सेल्स। ओके, यस, इट विल मूव फ्रॉम शूट टू मेसोफिल सेल्स, ठीक है। शूट है यहाँ पे, शूट की जो वाटर पोटेंशियल है इट इज समथिंग अराउंड -10 बार, तो शूट से ऑब्वियसली मेसोफिल सेल में जाना है। ओके, चलिए फर्दर मूव करते हैं हम लोग। दिस इज रूट रीजन, है ना। रूट रीजन के अंदर वाटर पोटेंशियल है, ठीक ना, अराउंड -3 बार। फाइन, 3 बार है, ठीक है। तो पानी कहां से कहां जाएगा जी, रूट का वाटर पोटेंशियल कितना है, -3 बार, है ना। तो पानी कहां मूव कर जाएगा, ऑब्वियसली इट विल मूव टू शूट रीजन, है ना। रूट से कहां जाएगा, शूट रीजन में जाएगा। अब आते हैं हम सोइल के पास। तो सोइल के पास का जो वाटर पोटेंशियल है इट इज अराउंड -0.3 बार। कितना है सोइल का, ठीक ना, सोइल का जो वाटर पोटेंशियल है इट इज अराउंड 0.3 बार। ओके, अब पानी का मूवमेंट कहां से कहां हो जाएगा, सोइल से रूट के अंदर। समझ में आया ये। यस सर। ओके, तो ये होता है पैसिव मूवमेंट। फाइन, अब ये हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे डिफिशियंसी हो रखा है पानी का, ठीक ना। देखो मेसोफिल सेल्स के अंदर जो पानी था, है ना, मेसोफिल सेल्स के अंदर जो पानी था वो तो चला गया एटमॉस्फेयर के पास, है ना। एटमॉस्फेयर के पास जाने के चलते यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, है ना। यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया, कहने का मतलब यहाँ पे डीपीडी क्या हो गया, आप मिली आप बताएंगे, यहाँ पे डीपीडी क्या हो गया, कम ऑन, पहले डीपीडी हाई हो क्या था, गया। अब डीपीडी क्या हो गया, ठीक है, अब डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट हाई हो गया, गरीब हो गया ये, किसका रिस्पेक्ट में, पानी के रिस्पेक्ट में। फाइन, तो यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ था उस लो प्रेशर को कौन फुलफिल करेगा, ये 10 बार फुलफिल कर देगा। फाइन, अब यहाँ पे भी जो डीपीडी क्या होगा आगे चल के, हाई हो जाएगा, तो इसको कौन फुलफिल कर देगा, रूट प्रेशर, रूट के अंदर जो वाटर प्रेशर है वो कर देगा, तो यहाँ पे भी डीपीडी क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। फाइन, तो इसको कौन भरपाई कर देगा, द सोइल्स वाटर। सॉइल। ठीक है, तो ये चलते रहता है, चलते रहता है। तो ये कंटिन्यूअसली चलते क्यों रहता है, क्योंकि यहाँ से पानी कंटिन्यूअसली ट्रांसपायर करता है ना, कंटिन्यूअसली यहाँ पे पानी ट्रांसपायर करते रहता है, हमेशा लो प्रेशर एरिया क्रिएट होते रहता है बिकॉज ऑफ ओपनिंग ऑफ स्टोमाटा, है ना। तो इसी के चलते यहाँ पे एक प्रकार का सक्शन प्रेशर क्रिएट होता है ना, और सक्शन प्रेशर के चलते
पानी अपने आप ऊपर की ओर उठता चला जाता है ना। तो ये फिनोमेनन हो गया, मैकेनिज्म हो गया आपका, ठीक है, पैसिव मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मटेरियल, वाटर एंड मिनरल्स इन द प्लांट, ठीक है। और भी बताएंगे हम एसेंट ऑफ सैप, हम डिक्सन एंड जोली का हाइपोथेसिस बताएंगे, है ना, मास फ्लो हाइपोथेसिस और एसेंट ऑफ सैप दोनों पढ़ाएंगे। फिलहाल ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया? हम यहाँ पे आप लोग को पैसिव ट्रांसपोर्ट समझाना चाह रहे थे कि कैसे बिना एनर्जी खर्च किए हुए पानी मूव कर जाता है सोइल से पत्ते तक, ठीक है। ये वैल्यूज याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं आप लोग, फाइन, ये वैल्यूज याद रखेंगे आप लोग। सर और जब सॉइल का डीपीडी हाई हो जाएगा तो उसको कौन फिल करेगा? सोइल का डीपीडी हाई हो जाएगा तो सोइल रूट को और ज्यादा काम करना पड़ेगा, है ना, ओके। अपना सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ाना पड़ेगा, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाना पड़ेगा, उसको और ज्यादा एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बावजूद भी यदि पौधे के अंदर पानी नहीं जाएगा तो पौधा मर जाएगा, फाइन। यही होता है कि यदि हम ज्यादा फर्टिलाइजर डाल देंगे कहीं पे खेतों में तो पौधा मर जाता है। क्यों मरा? क्योंकि सोल्यूट पोटेंशियल हाई हो गया, है ना, पानी का कंसंट्रेशन कम हो गया, ओके। चलिए वो चीज जो आपका डाउट है ना, मैं अगले सेक्शन में क्लियर कर रहा हूँ। ये हो गया पैसिव मूवमेंट, फाइन। अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ एक्टिव, ठीक ना, एक्टिव मैकेनिज्म फॉर MECHANISM, मैकेनिज्म फॉर मामा के खुद के काम आप पर काम दे एक मिनट टाइम। ओके चलिए आते हैं, मैकेनिज्म फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ब्राइटनेस ज्यादा हो गया। नॉर्मल आईफोन 11 ना एक्टिव mechanism for active transport, mechanism for active transport in plant, है ना। तो ये दो तरीके से होगा, ठीक है, नॉन ऑस्मोसिस और ऑस्मोसिस, ठीक है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है, दो तरीके से होगा, नॉन ऑस्मोटिकली एंड ऑस्मोटिकली, ठीक ना। ऑस्मोसिस यहाँ पे होता कैसे है वो मैं बताऊंगा आप लोग को, ठीक ना। occurs by ऑस्मोसिस एंड नॉन ऑस्मोसिस, फाइन। पहले ऑस्मोसिस देखते हैं। ऑस्मोसिस वाला देखते हैं हम लोग, फाइन। ओके, एक चीज हमें बताएंगे, रूट के अंदर का पोटेंशियल कितना था? -3 बार। हाँ, हाउ मच? -3 बार, फाइन। -3 बार, फाइन। और इसका सोइल का, -0.3 सोइल का बार। वाटर पोटेंशियल कितना है? -0.3 बार।
अब मान के चलिए हमने इसमें डाल दिया फर्टिलाइजर, है ना, हमने इसके अंदर फर्टिलाइजर डाल दिया, फाइन, फर्टिलाइजर डाल दिया हमने, तो अब क्या हो गया, इसका वाटर पोटेंशियल घट गया, ठीक है, ड्यू टू एडिशन ऑफ फर्टिलाइजर, ड्यू टू एडिशन ऑफ fertilizer, the water potential of soil decreases, है ना, सोयल का वाटर पोटेंशियल घट जाता है, फाइन, ओके, मान के चलिए यहाँ पे हो गया -10 बार, से वाटर पोटेंशियल हैज रीच -10 बार, तो अब पानी कहाँ से कहाँ जाएगा जी, बताओ जरा, रूट से -10 है और -3 है, हाँ, रूट से सोइल में जाना चाहिए ना, अब तो से सोइल में आना चाहिए, लेकिन ऐसा हो पाएगा क्या, ऐसा हो पाएगा क्या, बताओगे जरा, ऐसा हो पाएगा, नहीं होगा, क्योंकि कैस्पेरिन स्ट्रिप भाई साहब है, वहां पे कंट्रोल यूनिट है, वो तो अलाउ ही नहीं करेंगे ना पानी को बैक फ्लो होने के लिए, है ना, तो पौधा भी बहुत ढीठ है, वो भी कुछ मैकेनिज्म अप्लाई करता है, वो मैकेनिज्म क्या अप्लाई करेगा कि अपने अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा लेगा, फिर से सुनिए, पौधा क्या करेगा, अपने जड़ के अंदर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा लेगा, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा, कहने का मतलब वो अपने सेल्स को हाइपरटोनिक बना लेगा, ठीक है, तो हाइपरटोनिक बना लेगा, तब क्या होगा, क्या होगा जी, हाइपरटोनिक में बाहर क्या से होता पानी है, अंदर आएगा। एंडोस्मोसिस या तो बाहर से एक्सोस्मोसिस, अंदर आएगा। यस, बाहर से पानी, यस, बाहर से पानी अब सेल के अंदर जाने लगेगा, तो यही होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट, है ना, सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए पौधे को बाहर से सॉल्यूट को अंदर लेना पड़ता है, एनर्जी खर्च करके, है ना, सॉल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ाने के लिए वो एनर्जी खर्च करता है, फाइन, चलिए यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं, when the water concentration of soil decreases, then plant plants has to work actively to gain water from soil, जैसे कि मैंने बोला था ना कि हम गुड़ खा लेंगे तो पानी पीने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, सेम चीज कर रहा पौधा यहाँ पे, सो टू डू in order to do so, plant actively increases its osmotic potential, increases its pi, मतलब osmotic pressure बढ़ाता है, increases its solute potential, है ना, solute potential बढ़ाता है, means solute potential more negative, फाइन, ये बढ़ा लेगा, तब क्या होगा बताएंगी, क्या होगा बताएंगी, ये रहा पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन, है ना, ये रहा दूसरा कंडीशन, यह रहा दूसरा कंडीशन, ठीक है, यहाँ का क्या था, पाई क्या था, और यहाँ का पाई क्या हो गया, यहाँ का पाई
ज्यादा था यहाँ का पाई, सॉरी 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 सॉरी, पाई मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, फाइन। यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर कंपेटिवली हाई हो गया, यहाँ का कम था, फाइन। तो इसके केस में, सेकेंड केस में क्या होगा? सेकेंड केस में क्या होगा? पानी बाहर से अंदर आने की कैपेसिटी बढ़ गई है ना, तो यहाँ पे कौन सा होगा जी प्रोसेस? एंडोस्मोसिस, फाइन। एंडोस्मोसिस होगा, इंक्रीजेस इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर। increases its osmotic pressure, ठीक ना, means solute potential is more negative. Due to this, due to this, root, fine। ये हो गया, समझ में आया? और दूसरा प्रोसेस बताते हैं, बाइंड अप करते हैं, नॉन ऑस्मोसिस मेथड, ठीक है। नॉन ऑस्मोसिस मेथड में क्या होगा? फॉर एग्जांपल ये सेल है, फाइन, ये रूट सेल है, तो रूट सेल क्या करेगा? एटीपी का मदद से डायरेक्ट पानी को खींच के अंदर लेके चला जाएगा, है ना। ये सॉल्यूट पोटेंशियल को नहीं बढ़ाएगा अपने अंदर, ये प्यास लगने वाला सिचुएशन क्रिएट नहीं करेगा, सिंपली पानी को ही लेना शुरू कर देगा, ओके, सिंपली पानी को लेना शुरू कर देगा। ठीक ना, ये हो गया नॉन ऑस्मोसिस मेथड। हियर the water is directly carried to the root by the use of ATP, फाइन। मैं यहीं पे इसको खत्म करता हूँ, अगले क्लास में मैं हाइपोथेसिस डील करूंगा, है ना, जिसमें बताऊंगा पानी और मिनरल्स कैसे 130 मीटर ऊपर पौधे में पहुंच जाता है, फाइन। आई एम स्टॉपिंग हियर। किसी को कुछ पूछना है? अरे यार ये नहीं चाहता था मैं। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं जी। सर जैसे फ्लोएम के ट्रांसलोकेशन के बारे में पढ़े थे, तो उसमें भी एक मास फ्लो हाइपोथेसिस या प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस था, तो ये हाँ, वाला मास फ्लो डायनम वाले हाइपोथेसिस से हम लोग डिफरेंट होगा क्या? सेम है, नहीं नहीं वही है। मास फ्लो हाइपोथेसिस हम लोग फ्लोएम के लिए इस्तेमाल करते हैं, एसेंट ऑफ साप यूज करते हैं हम लोग जाइलम के डायलम के लिए। ट्रांसपोर्ट के लिए। हाँ ठीक है, आएगा वो चीज आएगा, अगले क्लास में आएगा, ठीक है, अगले क्लास में आएगा। ओके, मिली, ज्योत्सना, आदित्य फ्रॉम क्लास 11, किसी को और कुछ पूछना है? आसान है। No, sir. Okay, then I'm signing off. Fine, I'm signing off. अरे यार, इसमें देखेंगे जरा नोट्स कितना तक गया है।
नोट्स कितना तक गया थोड़ा देख के बताएंगे हमें, उसके बाद मैं ये कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ मैं। ठीक है, मैं आता हूँ, ठीक है, तुमको कॉल कर देता हूँ, अगर मैं जैसे फ्री हो जाएगा ना, तो जानते हैं ना, मैं अगर तुमको कार्ड भी दे देगा, 11 को है, 7 को तो हम लोग जा रहे हैं ना, और लड़का के घर में जाता हूँ ना, उधर जाकर तो झूठ मूठ का काम करता रहता हूँ।